नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे एसआईटी की आज छात्रवृत्ति घोटाले की जांच। उत्तराखंड में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से किए गए फर्जीवाड़े और छात्रवृत्ति राशि के गबन के गंभीर मामले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है, जिस पर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम एसआईटी के गठन के निर्देश भी दे दिए हैं। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि कुछ मदरसे, संस्कृत विद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति प्राप्त की है। इस प्रकार के मामले को लेकर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमूम कासमी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने सरकार का कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि अगर निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम इसके जरूर आएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने साफ कहा है कि छात्रवृत्ति जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों की पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा, जिस पर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष का कहना है कि धामी सरकार का ये कैसा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है जो सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। आज इसी पर विस्तार से हम करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा। उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मदरसों में छात्रवृत्ति घोटाले की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के जरिए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि कई संस्थाओं ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हासिल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि छात्रवृत्ति जैसे कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित है, जिसके तहत कक्षा 1 से लेकर उच्च स्तर तक के छात्रों को फीस और भत्तों के रूप में वित्तीय सहायता मिलती है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा में प्रोत्साहन देना है। वहीं इस मामले में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमूम कासमी ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उसकी जांच के बाद उनको सजा भी दिलाई जाए। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमूम कासमी ने सीएम धामी के एसआईटी गठन के आदेश का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से आज एसआईटी गठित करने का निर्देश अत्यंत सराहनीय है और स्वागत योग्य है। यह एक ऐसा कदम है जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पिछले 4 साल निष्पक्षता और ईमानदारी से भरे रहे हैं। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने किसी भी योजना में किसी वर्ग को वंचित नहीं किया है। कई अन्य स्थानों पर भी जो है लोग रहकर जो छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति है उसको गलत तरीके से उन्होंने विड्रॉल किया है और जो संस्थान है नहीं, ऐसे संस्थानों के नाम रख दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संचालित होना उनको दिखाया है और उसमें सरस्वती विद्या मंदिर जैसे नाम कभी हो ही नहीं सकते उसमें। इसलिए जांच हमने अभी प्रस्तावित की है और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की छात्रवृत्तियों में घोटाला होना बहुत गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि इसमें इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि आगे आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, छात्रों का हक नहीं मारेगा। सर, सरकार ने एक फैसला लिया था कि कांवड़ रूट पे देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक तो न वो करप्शन से समझौता करते हैं और ना ही वो बच्चों के साथ कहीं खिलवाड़ हो, इसके लिए वो कहीं भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के इस फैसले का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और एसआईटी जांच का जो आदेश दिया है वो बहुत न्याय संगत है। इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमारी निष्पक्षता और गैर जानिबदारी साबित होगी कि जो भी उसमें लिप्त पाए जाएंगे, क्योंकि मदरसे या विद्यालय
वो एक ऐसे छात्रों का निर्माण करते हैं जो समाज में जाकर के समाज की सेवा करें। अगर कहीं मदरसों या विद्यालयों के अंदर ऐसा करप्शन पाया जाता है वो क्षम्य नहीं है। इसी तरह से हमने बिल्कुल ये तय किया है कि जो भी जांच के उपरांत जो रिपोर्ट आएगी, हम उन मदरसों को सबसे पहले उनकी मान्यता को सस्पेंड करेंगे, निलंबित करेंगे और जरूरत पड़ी तो सस्पेंड नहीं बल्कि खत्म करेंगे। आपको बता दें कि मदरसों व अल्पसंख्यक स्कूलों में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति धांधली में सरस्वती शिशु मंदिर उधम सिंह नगर को अल्पसंख्यक विद्यालय दर्शाते हुए यहां पढ़ने वाले 154 बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का आवेदन किया गया है, जिसके संचालक मोहम्मद अतीक हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस चौंकाने वाले प्रकरण के संज्ञान में आते ही इसकी गहनता से जांच के आदेश दिए, जिस पर विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने इसकी जांच जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उधम सिंह नगर नंदिनी सिंह को सौंपी है। उन्हें 2 सप्ताह में इसकी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इस विषय पर केंद्र सरकार के साथ भी संवाद किया जा रहा है। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग ने कुछ समय पहले उधम सिंह नगर जिले में वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति आवेदकों की प्रामाणिकता जांचने के लिए 796 बच्चों के दस्तावेजों के बारे में जानकारी मांगी। इनमें से 6 मदरसों व शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 456 बच्चों के बारे में जानकारी संदिग्ध पाई गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने इनमें काशीपुर की नेशनल एकेडमी JMYIHS में पढ़ने वाले 125 मुस्लिम छात्रों और इसके संचालक गुलसफा अंसारी मदरसा अल जामिया अल मदरिया के 127 बच्चों के दस्तावेज और उनके संचालक मोहम्मद फैजान का सत्यापन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही मदरसा अलविया रफीकुल अलूम घनसारा बाजपुर के संचालक जावेद अहमद और गदरपुर अहमद द्वारा ही संचालित मदरसा जामिया आलिया और यहाँ के 29 बच्चों और मदरसा जामिया राजुल उलूम के 85 बच्चों के दस्तावेज और संचालक इरशाद अली का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। और इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर मुख्यमंत्री क्या कहना है, सुन लेते हैं। हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, अन्य सभी सम्मानित पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, देश के लोकतंत्र को जब कांग्रेस की तानाशाही के कारण एक बार लगा था कि यह भारत का लोकतंत्र दम तोड़ देगा, उसे पुनर्जीवित करके एक नया जीवन देने वाले महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा के सुंदरीकरण के कार्यक्रम के साथ आज हम सबको जुड़ने का अवसर यहां प्राप्त हुआ है। मुझे याद है जब यहाँ पे लोकनायक की यह प्रतिमा स्थापित की गई थी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य और प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार जी ने उस समय इस कार्यक्रम में अग्रिम भूमिका का निर्वहन किया था। आज वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी और परिवार के सदस्य इस कार्यक्रम के साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी श्री जयप्रकाश नारायण जी जीवन पर्यंत भारत और भारतीयता के लिए, उन जीवन मूल्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया था, जिस पर भारत की मजबूत नींव टिकी हुई है। उन्होंने
अपना जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, देश के लिए जिया था। और ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर जो गांव है सिताब दियारा, मां गंगा और मां सरयू का संगम स्थल गांव है, उस गांव में ही लोकनायक जयप्रकाश जी का जन्म हुआ था। अंतिम समय तक उस गांव से उनका जुड़ाव रहा और उन्होंने 1977 में अपने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण की भी मांग की थी और अंतिम समय में ये मांग की थी कि उस स्वास्थ्य केंद्र का नाम उनकी धर्मपत्नी प्रभावती जी के नाम पर रख दिया जाए। लेकिन पिछली सरकारें जिन्होंने जयप्रकाश जी के नाम पे सत्ता तो हासिल की लेकिन यह नहीं कर पाई। ये हमारा सौभाग्य है कि जयप्रकाश जी के गांव के उस स्वास्थ्य केंद्र को 100 बेड का स्वास्थ्य केंद्र बनाने के साथ ही उसके नामकरण को करने का सौभाग्य हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। मैं गोरखपुर के जिला प्रशासन को, विकास प्राधिकरण को, नगर निगम और उन सभी संस्थाओं को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि जयप्रकाश जी की इस स्मृति को जीवंत बनाने के लिए इस चौराहे का चौड़ीकरण के दौरान जब मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की बात आई तो उन्होंने उसे बेहतरीन सुंदरीकरण के एक केंद्र के रूप में आज यहाँ पे बदला है। यह अन्य केंद्रों के लिए एक नई प्रेरणा होगी। आज के इस अवसर पर सदैव लोकनायक जयप्रकाश जी के इस चरणों में नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देते हुए स्वर्गीय डॉक्टर अशोक कुमार जी को भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने जयप्रकाश जी की इस प्रतिमा को यहां पर स्थापित करने के इस अभियान की अगुवाई आज से एक दशक पूर्व की थी। आज उनकी आत्मा भी इस नए सुंदरीकरण के कार्यक्रम के बाद प्रफुल्लित हो रही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब इतनी भीषण गर्मी के बावजूद इस अभी कार्यक्रम के साथ जुड़े, विकास के प्रति आप लोगों ने रुचि ली। नए भारत के नए गोरखपुर में आपके द्वारा जो उत्साह और उमंग का माहौल बनाया गया है, मैं इसके लिए आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो गोरखपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। आज बात करेंगे उस घोटाले की जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, उनके साथ में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दे दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से कि जो लोग भी इस घोटाले में शामिल हैं, जिनकी ओर से भी इस घोटाले को अंजाम दिया गया है, उन पर सख्त एक्शन हो। और वहीं दूसरी ओर विपक्ष का ये कहना है कि विपक्ष का साफ तौर पर ये कहना है कि देखिए कैसे आखिर मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा और अब तक सरकार की नजर इस पर नहीं पड़ी। जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है भ्रष्टाचार को लेकर, अब उस मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, राजेंद्र चौधरी प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय अध्यक्ष युवा यूकेडी की ओर से, दीपक मलिक जी समाज सेवी हैं, कुलदीप राणा वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। जपेंद्र जी के साथ में शुरुआत कर लेंगे। जपेंद्र जी, विपक्ष का कहना है कि भाई जीरो टॉलरेंस के डबल इंजन की आपकी तेजी के साथ दौड़ती, आगे बढ़ती, हर चुनाव में जीत हासिल करती, जनता का विश्वास जीतती सरकार है, लेकिन भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में अभी भी आप असमर्थ क्यों नजर आ रहे हैं?
कहाँ आखिर कमी रह जा रही है जो ऐसे घोटाले हो रहे हैं। देखिए, अभी आपने घोटालों को लेकर निर्देश दे दिया, खुलासे हो जाएंगे, जो जिम्मेदार हैं इसके पीछे उनको एक दो को पता नहीं सच में जिम्मेदारों को पकड़ा भी जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा, एक्शन हो जाएगा, खाना पूर्ति हो जाएगी। ऐसा होता कैसे रहता है आखिर, इतनी सख्त आपकी निर्देशों के बावजूद, इतनी सख्त सरकार के बावजूद? गरिमा जी, अब आप सच सुनना चाहेंगे? सर, वो ही बात करने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं। जी। तो जितने ये इस तरह के घोटाले आज पकड़ में आ रहे हैं, आज से पहले आपने कभी इन घोटालों के बारे में सुना कि कोई घोटाला पकड़ में आया हो, क्या बात कर उजागर रहे हुआ हैं हो? सर, मुझे लगता है जाने कितने तो आपने ही उजागर करे हैं। समाज कल्याण मंत्रालय के और इस तरह के घोटाले ये पूर्ववर्ती सरकारों के समय एक शगल बन के रह गया था, अधिकारियों का, सिस्टम का और सरकारों का और सरकार से जुड़े हुए लोगों का। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज 25 वर्षों के उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 200 से अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा गया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। और पूर्व में जो पिछला समाज कल्याण मंत्रालय का जो घोटाला हुआ था वो कांग्रेस की सरकार, बहुत अच्छी बात है जपेन जी, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता है। मैं इस बात के लिए आपकी तारीफ नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। अब एक मिनट आप हमें बोलने दीजिए। आपको पूरा बोलने देंगे, एक नहीं हम और ज्यादा मिनट आपको देंगे, लेकिन मेरा सवाल सुनते जाइए। मैं आपसे, देखिए, मैंने कहा ना कि बहुत से प्रवक्ता बैठते हैं, सुनते नहीं, सिर्फ बोलना जानते हैं। आप सुनते हैं और तरीके से बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर मेरा सवाल आपने दरकिनार कर दिया। मैंने पहले ही कहा था कि आप उस चीज पर जवाब नहीं देंगे कि क्या होता रहा है, आप ये बताएंगे हुआ क्यों। बस इतना ही मुझे कहना था। पहले आज से 2 वर्ष पूर्व खुला, उसमें अनेकों लोग जेल भेजे गए, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाइयां हुई। वो छात्रवृत्ति घोटाला भी जो कांग्रेस के जमाने की सरकार के समय का था। अब चलो हम सरकारों की बात नहीं करते, सिस्टम में बैठे हुए लोग तो वही है ना। सरकारें तो 5 साल के लिए आती हैं, 5 साल के लिए जाती हैं, लेकिन अधिकारी को ये पता होता है कि मैं तो रिटायर 62 की एज में हूँगा भैया, मेरे सामने तो बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गई। तो ये जो भ्रष्टाचारियों का नेक्सस है, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत प्रभावी मानता रहा है और अपने आप को प्रभावी साबित भी करता रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और ये पिछले 3 वर्षों में पहली बार 25 वर्षों में उत्तराखंड का इतिहास बनने जा रहा है कि आज युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, प्लीज बाकी के मेहमान खुद को म्यूट कर लें ताकि आवाज अच्छे से आ सके। पीछे भेजे गए हैं, बड़े से बड़े पद पर बैठा हुआ, छोटे से छोटे पद पर बैठा हुआ। और आप ये देखिएगा अभी लिखने वाली है या 6-8 महीने। ठीक है जपेन जी, मैं माफी चाहती हूँ। आज बोलिए, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही थी जपेन जी। हमारा गरिमा जी कहना है कि जो पीछे कार्रवाइयां हुई हैं वो तो कुछ भी नहीं। 200 से ज्यादा लोग गए हैं जेलों में, है ना। बड़े से बड़ा अधिकारी गया है, छोटे से छोटा गया है। सिस्टम को बाधित करने वाला और जनता के धन की बंदरबाट करने वाला प्रत्येक व्यक्ति आज सलाखों के पीछे है। और ये कर्म निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख निरंतर जारी है और आने वाले 6-8 महीनों में आप देखेंगे कि पूरी तरह से ये सफाई अभियान इसी तरह से चलता रहेगा। जीरो टॉलरेंस की नीति और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार का मुखिया वचनबद्ध है। उसी तरह ये सफाई अभियान चलेगा। हमें सिर्फ सहयोग की आवश्यकता है कि सरकार ये बिना देखे कि सरकार किसकी है, मुख्यमंत्री कौन है। अगर अच्छा काम हो रहा है, युवा मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसमें सहयोग करें, इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहे और हो भी रहा है। और उन सूचनाओं के आदान प्रदान की वजह से बहुत बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जपेंद्र जी आपने जवाब मेरे सवाल का फिर भी नहीं दिया। आपने सारी बातें बताई कि आगे ऐसी कार्रवाइयां होंगी, पकड़े जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। जब कोई जुर्म होता है, कोई अपराध होता है, कुछ भी कैसा भी हो, उस पर एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कि अब उस पर FIR होगी, फिर उस पर काम होगा, जांच होगी। ये सब हमें पता है कि यही होगा। इसके अलावा जब मामला सामने आता है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होता उस चीज में आगे बढ़ने का। एक प्रोसीजर सेट है। लेकिन बात ये थी ना कि ऐसा क्यों होता चला रहा है। चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास पे। राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। राजेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे?
क्या मस्जिद अरे माफ कीजिएगा मदरसा और क्या संस्कृत विद्यालयों का नाम भी सामने आया है, अलग अलग और भी चीज़ें सामने आई हैं। सभी जगहों पर घोटाले की बात कही गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदरसों को कह दिया गया या स्कूलों को छोड़ दिया गया, सभी जगहों पर ये घोटाले किसकी शय में हो रहे थे। अभी जपेंद्र जी ने एक बात कही कि भाई अधिकारी वही रहते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन अधिकारी किस तरीके से सरकारों में काम करते हैं ये तय कौन करता है। ये तो बट ऑब्वियस चीज़ें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे सरकार कांग्रेस की रहे या बीजेपी की। अधिकारी किसके उसमें काम करते हैं क्या पता नहीं है क्या जनता को। आवाज आ रही है किसी की? जी जी प्लीज बाकी के लोग खुद को म्यूट कर लें ताकि बाकी मेहमानों को हम सुन सके। बोलिए राजेंद्र जी। मेरा इसमें मानना कुछ और है। सरकार तो इसमें चाहे कोई भी हो, देखो सरकार का काम है पैसे को देना, लेकिन जब पैसे का आवंटन सरकार करती है तो उसका क्रियान्वयन, उसकी मॉनिटरिंग वो अधिकारी करते हैं। बिना अधिकारियों की सांठगांठ के कोई भी करप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो फेक नाम से किसी को पैसा अलॉट होगा या किसी के खाते में जाएगा, ना तो उस पर मिनिस्टर साइन करेंगे ना चीफ मिनिस्टर साइन करेंगे, उस पर अधिकारी लोग साइन करते हैं। अधिकारियों की जिम्मेदारी है और उनका यही कर्तव्य है, यही इसी बात की उनकी जो है नौकरी। हमारी सरकार में भी के समय में जो धन आवंटित हुआ उसका 12 बांट किया गया, बंदर बांट किया गया, फिर हमारी सरकार बदल गई, उसमें जांच हमारी सरकार ने ही जाते जाते जो है उसके जांच के आदेश दिए, बाद में जांच हुई। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, जितने लोग उस घोटाले में थे या तो वो भाजपा से डायरेक्ट जुड़े हुए थे या बाद में ज्यादातर लोग, एक दो को छोड़ दे, जैसे अभी जितेंद्र भाई कह रहे थे कि सैकड़ों लोग गए। पहली बात तो सैकड़ों लोग गए नहीं, क्योंकि सैकड़ों लोगों का जब जाने का नंबर आया उससे पहले ही वो भाजपा में चले गए। ये एक कड़वा सच है जो स्वीकार करना चाहिए। और राजनीति में जब आप शुचिता की बात करते हैं, जब आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो जो डिफेक्टेड लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उन्हें राजनीतिक पार्टियों को संरक्षण देना नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अब ये जांच आ रही है संस्कृत विद्यालयों की या मदरसों की, जो जिस राज्य में पहले छात्रवृत्ति घोटाला इतने बड़े पैमाने पर हुआ, जिसमें अधिकारी लोग जेल भी गए हो, मैं किसी भी स्तर पर यह स्वीकार करने को मेरा मन ही नहीं मानता कि बिना संरक्षण के ऐसा हुआ हो। अगर कल को ये मदरसे वाले, ये संस्कृत विद्यालय वाले ये बीजेपी में चले गए तो इस एक्शन का अर्थ क्या रह जाए। ये उत्तराखंड के जो वास्तविक हकदार हैं, युवा जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये उनका अधिकार, ठीक है। अगर इस अधिकार को अगर चोरी किया जा रहा है तो वो बहुत खराब है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है राजेंद्र जी, हम लौटे आपके पास। एक मिनट में कहना चाहूंगा। हाँ ठीक है। हमारे यहाँ जितने पर्चे लीक हुए गरिमा, उसमें सब भाजपा के लोग थे। जितने जो है अभी तक भ्रष्टाचार के मामले हैं, नहीं देखिए नहीं राजेंद्र जी अगर ऐसी बात अगर आप कहेंगे तो फिर देखिए बहुत से ऐसे घोटाले हैं जो कांग्रेस की सरकार के दरमियान भी सामने आए हैं। तो हमने वही कहा ना कि वही हाल रहता है चाहे सरकार किसी की भी हो। जवाब लेंगे आपसे भी और जपेंद्र जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उनके साथ भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय अध्यक्ष युवा यूकेडी की ओर से। राजेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? सभी सरकारों में ऐसे ही अलग अलग घोटाले सामने आते रहे हैं, इसके पहले भी और अभी भी वही जारी है। दावे सरकारों की ओर से होते रहे, जीरो टॉलरेंस के, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के, अलग अलग तरह के बड़े बड़े दावे आप सब भी जानते हैं, लेकिन स्थितियों में कोई सुधार अब तक क्यों नहीं हुआ?
देखिए, जिस प्रकार से बीजेपी का कथनी और करनी में जो अंतर है वो सबको साफ दिखता है। पहले कुंभ घोटाला, एनएच घोटाला और जल जीवन मिशन घोटाला। लेकिन जिस प्रकार से अब इन्होंने जो हमारे शिक्षण संस्थान है, जो मंदिर है, शिक्षा के मंदिर होते हैं, अब वहां भी बड़े बड़े घोटाले जो सामने आ रहे हैं, उससे प्रभावित कौन हो रहा है? हमारे जो नौनिहाल है वो प्रभावित हो रहे हैं। मदरसों में घोटाले देख लीजिए, शिशु मंदिरों के घोटाले हैं, सांस्कृतिक विश्वविद्यालयों में घोटाले हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? आपने देखा होगा गरिमा जी, पहले जो है स्वर्गीय हरवंश कपूर जी जो विधायक, पूर्व विधायक रहे हैं बीजेपी के, उनके खुद कॉलेज में बड़ा घोटाला सामने आया था। उस पर क्या कार्रवाई हुई, ये मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। वो भी तो छात्रवृत्ति घोटाला था। समाज कल्याण मंत्री जी इधर से उधर चले गए, उसमें क्या हुआ? तो और अभी इसमें शिक्षा मंत्री जी ने क्या एक्शन लिया? हमारे मुख्यमंत्री जी के जब बात एकदम पानी जब सर से ऊपर चला गया, तो तब उन्होंने ये दिखाने के लिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, एसटीएफ जांच की बात वो कर रहे हैं। लेकिन ये भी कुछ दिनों के बाद ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा, हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है। लेकिन ये छात्रवृत्ति के जरिए पहले बच्चे पढ़ा करते थे स्कूलों में, जो गरीब तबके के बच्चे होते थे उनके लिए बहुत बड़ा हथियार हुआ करता था। लेकिन आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये बच्चों को छात्रवृत्ति से भी ये उनको दूर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इनका एक षड्यंत्र है। इसमें तत्काल जितने भी कॉलेज है, हमारा तो कहना है कि सबके खिलाफ जितने कॉलेज सामने आते हैं कार्रवाई की जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? आप इस प्रकार की बातें करते हैं। अभी मैं कांग्रेस के जो हमारे चौधरी जी हैं उनकी बातें भी मैं सुन रहा था, तो निश्चित तौर पे जब दबाव ज्यादा आएगा तो जो मालिक है वो कहीं बीजेपी में चले जाएंगे अपने बचने के लिए, और जो उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये परंपराएं, इसका असर कहाँ पे हो रहा है? इसका असर सीधे स्कूलों पे हो रहा है। जो बच्चे आज छात्रवृत्ति की बदौलत पढ़ाई करते थे, लेकिन उनका क्या होगा, ये हमें सोचना होगा, इस पे गंभीरता से विचार करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक राज्य को ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो बात, अगर कोई गायक सच्चाई सामने लाता है, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले गाना आया था, धामी रे नी थामी रे, जब उन्होंने सच्चाई उजागर करी, उत्तराखंड की सच्चाई बताई कि तो आप तो अखंड भ्रष्टाचार में फंसे पड़े, तो उनके खिलाफ ये एफआईआर कर देते, ये गायकों की आवाज बंद कर देते हैं। तो ये निश्चित रूप से अब जो है जनता चुप रहने वाली नहीं है। इनके भ्रष्टाचार का पुलिंदा जो है वो खुल चुका है। अब जनता जवाब देगी, और इस पंचायती चुनाव में भी जनता समझ रही है। इसका नतीजा ये भी निकला है, कई निर्विरोध जीत के आ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि धामी कितने बड़े वादे करें, कुछ भी करें, आपने कल देखा होगा नमक घोटाला हो रहा है, ट्रक गायब किए जा रहे हैं, और कहीं आपने देखा होगा कि स्कूल ये बंद कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे सारी चीजें जनता देख रही है। छात्रवृत्ति घोटाले के जितने आरोपी हैं, हमारा पूर्ण प्रयास हमारा भी रहेगी विपक्ष के नाते कि हम भी इस पे आवाज उठाएंगे मजबूती के साथ। जो हमारे प्रदेश के बच्चों के उनके छात्रवृत्ति पर जो नजर डाले, उस पे जो चोरी करें, जितने भी चोर हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा। और हम इसको मजबूती के साथ इस मुद्दे को, जब तक एक भी आरोपी बचता है नहीं बचता है, हम इसको मजबूती के साथ इस पे आवाज उठाएंगे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो कुलदीप जी का रुख लेते। कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या सरस्वती शिशु मंदिर हो या फिर क्या मदरसा, सभी जगहों पर स्थितियां सेम है। और ये कोई जो टर्म है, कुलदीप जी को आवाज नहीं मिल रही है। ठीक है, कुलदीप जी के पास लौटेंगे। उनके अब आवाज क्लियर होगी। कुलदीप जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? चाहे स्कूल हो या फिर मदरसा, सभी जगहों पर एक ही स्थिति है। और ये जो छात्रवृत्ति घोटाला है ना, ये टर्म नया नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ इसी सरकार में सुना, इसके पहले भी लगातार मतलब बहुत कॉमन टर्म बन गया है और ये होता भी आया है। कांग्रेस कह रही है कि भाई बीजेपी के समय में सारे घोटाले होते रहे हैं। अभी राजेंद्र जी को आपने सुना ही होगा। और जपेन जी का कहना है कि भाई इससे पहले कभी खुलासे नहीं हुए, होते थे, लेकिन हम खुलासा करते हैं और हम एक्शन लेते हैं। सच क्या है, कौन सही है, और क्या घोटालों पर कभी लगाम लग भी पाएगी? ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के इन 25 साल के कार्यकाल में चाहे कांग्रेस रही हो या चाहे भाजपा रही हो, ये दोनों दल, बल्कि यूकेडी भी, क्योंकि मुझे ध्यान है 2007-8 में एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक घोटाला हुआ था, उसमें यूकेडी के लोग भी शामिल थे। तो ये तीनों दल के लोग, कोई ऐसा दूध का धुला नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि विषय अभी जो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले से संदर्भित है, मैं उसी पर फोकस रखूंगा। देखिए, राज्य में 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
ठीक। उच्च शिक्षा मंत्री, माध्यमिक शिक्षा मंत्री, तमाम सारी विभाग धन सिंह रावत जी के पास हैं और लगातार 8 सालों से काफ़ी लंबे समय से वो शिक्षा मंत्री हैं। इससे पहले उधम सिंह नगर के ही अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री थे उत्तराखंड में। ठीक है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और 8 साल के बाद ये पता लगता है कि एक शिशु मंदिर में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए उस शिशु मंदिर का नाम जाता है और ऐसे ही अनेक कुछ शिक्षण संस्थान हैं जिनके नाम जाते हैं और वहाँ से छात्रवृत्तियाँ उनके खाते में आहरित हो जाती हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है कि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति जिसमें जो मानक हैं और जो पैरामीटर्स हैं उसको लेकर के, जो चीज़ों को लेकर के जो छात्रवृत्ति जब किसी को प्रदान की जाती है तो उससे संदर्भित जो चीज़ें होती हैं तो वो तमाम सारी चीज़ें इतनी पुख्ता होती हैं कि उसमें किसी चीज़ का कोई लूप होल्स रहने की संभावना ना के बराबर होती है। अगर मुझे आश्चर्य नहीं होता अगर ये घटना राज्य सरकार के अंतर्गत होती, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ राज्य में देखा है, लेकिन ये तो केंद्र से प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियाँ हैं और उन छात्रवृत्तियों पर अगर इस तरह की बात निकल करके आ रही है तो इससे साफ पता लगता है। और अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अधिकारी वही रहते हैं। कमाल की बात है, आपके मंत्री कहते हैं कि अधिकारियों पर हमारी पूरी पकड़ है, हमने लगाम कसी हुई है, और दूसरी तरफ ये बात कह रहे हैं कि अधिकारी तो वही रहते हैं, सरकारें बदल जाती हैं। तो कहाँ है वो लगाम, कहाँ है वो पकड़? लोकतंत्र में सरकारें इसीलिए चुनी जाती हैं ताकि वो अधिकारियों से काम करा सके, ना हो सके, जनता के पैसे का आएंगे जब जिसके आते हैं वो जनता उनकी अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति सुनिश्चित कर सके। यह काम करने के लिए ही जनता सरकार चुनती है और अपना प्रतिनिधि भेजती है। ठीक है, आज 90 में से 17 शिक्षण संस्थान उत्तराखंड के उस अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले में जिस प्रकार से 90 लाख रुपए से ज़्यादा उसमें धनराशि आहरित हो जाती है, ये समझा जा सकता। जब भारत सरकार ये बात कहती है कि उसने सिस्टम इतना पुख्ता कर दिया है कि आप सीधे आपके खाते में पैसा जाएगा, आधार कार्ड है, तमाम सारी चीज़ें हैं, ठीक, तो ऐसे में कैसे ये चीज़ें हो जाती हैं? और दूसरी चीज़ ये है कि सर्व शिशु मंदिर जो कि संघ द्वारा विद्या भारती संगठन द्वारा संचालित किया जाता है, उसके संस्थान का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है और अन्य भी जो राजकीय संस्थान हैं, तो क्या इन लोगों को नहीं पता है कि कागजों में क्या चीज़ें हो रही हैं? कहीं ना कहीं भारत सरकार से क्रॉस कॉरेस्पॉन्डेंस में कोई डाक तो आई होगी, कोई मेल तो आई होगी। क्या ये कागजों को नहीं पढ़ते हैं? क्या ये देखते नहीं हैं कि चीज़ें क्या हो रही हैं? इनको परखना चाहिए। तो ये समझना होगा कि कौन लोग वहाँ बैठे हैं और वो किस स्तर पर चीज़ों को देख रहे हैं। मैं इसमें इस बात को कतई नहीं मान सकता कि निचले स्तर पर, स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ये संभव हो सकता था। मैं इस बात को कतई नहीं मान सकता। और इससे कहीं ना कहीं सरकार की जो पकड़ जिसका दावा प्रदेश सरकार करती है अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, सिस्टम को साफ करने को लेकर के, भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर के, है ना, पारदर्शिता को लेकर के, उन दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है कुलदीप जी, लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। दीपक मलिक जी भी हमारे साथ में हैं, समाज सेवी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। शायद छात्रवृत्ति बहुत अहम चीज़ है, खासतौर पर उन छात्रों से पूछिए जिन्हें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। सरकार की ओर से अलग अलग प्रबंध किए गए हैं, लेकिन बीच में सब रह जाता है। अभी देखिए किस तरीके से घोटाला हो रहा है और सभी सरकारें पल्ला झाड़ रही हैं। मुझे एक बात, जपेंद्र जी की बात ठीक थी, मैं जपेंद्र जी की बातों से, बाकी चीज़ों से मैं सहमत एक बार को हो भी सकती हूँ, या बाकी के विपक्ष के लोग भी उनकी बातों को मान सकते हैं। बस एक बात से मुझे भी आपत्ति हुई, जिन्होंने कहा कि अधिकारी वही रहते हैं। अगर ये कहना है और सिर्फ इतना कह देना, किसी भी विभाग का घोटाला हो, आप खाली इतना कह सके खुद बच सकते हैं कि भाई अधिकारी तो वही हैं। आपका क्या जॉब है? अगर आपको लेकर आया गया है तो आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। हाँ, मैं जपिन जी इसके बाद, देखिए उन्होंने अभी एक भी बार नहीं बोला है दीपक जी ने, मैं उनको सुन लेती हूँ, उसके बाद आपके ही पास आना है। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो ये भ्रष्टाचार है, ये अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव और विधायिका यानी हमारे जनप्रतिनिधि, इनके गठजोड़ के बिना पनप नहीं सकता। ये कहना कि अधिकारी ही कर रहे हैं, अरे यार, तो आप क्या चने की दुकान पर लगा करके बैठे हुए हो? आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है? जो हमारे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं
जिस विभाग में घोटाला होता है, अगर बोलूं जिन अरब कंट्रीज को ये बीजेपी संघ वाले पोसते हैं ना, वहां पर उसकी डेड बॉडी में भूसा भर के ना चौराहे पर लटका दिया जाता है, अपने जनप्रतिनिधि की भी, अपने पुत्रों के भी। अगर माना ये अधिकारी घोटाला कर रहा है, उसका मंत्री क्यों नहीं रेस्पॉन्सिबल बनेगा उसमें? जोगिंदर जी कह रहे हैं अधिकारी जिम्मेदार हैं, हम तो बड़े साफ सुथरे, हमारी पार्टी। अरे भाई, आपकी नाक के नीचे घोटाला हो रहा है, कैसे हो रहा है? मेन क्वेश्चन ये है। कांग्रेस के टाइम में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, ये तो 91 लाख का अभी तक घोटाला पता चला है, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति। ये तो उसके सामने रेजगारी है। जो इतना बड़ा SC ST छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, उसमें तो अंधी भाई कुत्ते खाएं वो हाल। उत्तराखंड का छात्रवृत्ति घोटाला है, कॉलेज पकड़े जा रहे हैं यूपी के, हरियाणा के। अरे भाई, क्या हो रहा है? उत्तराखंड के कॉलेज तो पकड़े ही जा रहे हैं, वहां के पकड़े जा रहे हैं। वो कहते हैं कि जो ये घोटाला छात्रवृत्ति करने वाले थे, उनके एजेंट हमारे पास आते थे कि बहती गंगा है, जम के नहाओ, चिंता मत करो। उसमें भाजपा नेता भी पकड़े गए, जैसे माननीय विष्णु जी ने बताया, उनके संस्थान। कांग्रेस वाले भी पकड़े गए। अब कांग्रेस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, ये तो हेड एंड टेल है, एक सिक्के के दो पहलू। हेड एंड टेल है, आज इधर है तो कल उधर है। उस टाइम पर जिस कांग्रेस वाले का नाम घोटाले में आया था, कोई रुड़की के संस्थान है उनका, वो बीजेपी में आ गए। और सुनिए आश्चर्य की बात, और जो बीजेपी वाले हैं, कभी बात होती है, कहा जाता है जी हमने घोटाले के पैसे रिकवर कर लिए। प्रदेश सरकार से जुड़े हुए, पार्टियों से जुड़े हुए लोग बोलते हैं, अरे चोर ने आपके यहाँ चोरी की, माल रिकवर हो गया उसके पास से, क्या उसे बख्श दिया जाएगा? उसकी जांच बिल्कुल कछुए की गति तो कुछ भी नहीं है, उससे भी स्लो चल रही है आज तक। जिनका कोई राजनीतिक बलिवारस नहीं था, उनको जेल भेज दिया गया। जिनके ऊपर पॉलिटिकल हैंड थे, वो अभी तक जेल नहीं गए। और सबसे बड़ी बात बताएं, रुड़की का एक संस्थान, उसका इस घोटाले में नाम आया, कहा गया ईडी ने उसकी प्रॉपर्टियां अटैच कर दी हैं, वो कर दी हैं। अभी कुछ टाइम बीता है, वो संस्थान यूनिवर्सिटी का दर्जा ले आया, जो प्रदेश सरकार देती है। अरे यार, इससे ज्यादा गिरी हुई बात कोई हो सकती है? अगर जीरो टॉलरेंस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का दर्जा ले आया वो कॉलेज। अब बताइए क्या जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? अब कहेंगे यूनिवर्सिटी का दर्जा भी पिछली सरकार ने दे दिया होगा। अरे वो तो अब मिला है भाई, पिछली सरकार के टाइम के बाद में उनके खिलाफ जांच चल रही थी। इतने नीचे लेवल पर जा चुका है भ्रष्टाचार। प्रदेश सरकार के एक मंत्री का नाम आय से अधिक संपत्ति में आ रहा है, प्रदेश सरकार उसके लिए मुकदमा दर्ज करने की परमिशन नहीं दे रही। जिसने उसका नाम उछाला, उस एडवोकेट को तड़ी पार कर दिया गया। जीरो टॉलरेंस। जोगिंदर जी, आप क्या बोलेंगे? खैर, ठीक है, आपकी मजबूरियां हैं, मैं समझता हूं। जो विष्णु जी, आपके बंदे भी उधर ही भाग जाते हैं। और यूकेडी का क्या बोले? माननीय हमारे कुलदीप जी ने बोला है, यूकेडी वाले हैं, सत्ता होती है तो मिलना चाहिए चांस। वो भी बीजेपी और कांग्रेस की शरणम गच्छामी हो जाते हैं। ठीक है, आप जवाब लेते हैं। जी देखिए, आप जवाब लेते हैं। क्रांति दल ने जो समर्थन दिया था, तो अपनी शर्तों पे दिया था। जो हमारी 9 सूत्री हमारी मांग थी, उस पे हमने समर्थन दिया था। ठीक है, राजेंद्र जी हम आएंगे, पहले जपेन जी से जवाब ले लेते हैं। पहले जपेन जी से जवाब लेते हैं प्लीज। ठीक है, पहले जपेन जी से जवाब लेते हैं, फिर लौटेंगे। ठीक है, अब दीपक जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जपेन जी, आप बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना भ्रष्टाचार चरम पर है। हमने दीपक जी को बहुत ध्यान से सुना और हम उनकी पीड़ा से वाकिफ भी हैं। प्रदेश के अंदर हमारे शिक्षा मंत्री पूरी तरह से सख्त भी रहे और अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से निपुण भी हैं। ये निश्चित तौर पे उन्होंने अपनी तरफ से शिक्षा मंत्री सख्त हैं, तभी सहकारी घोटाले में तो सामने आए। ठीक है राजेंद्र जी, अरे दीपक जी और राजेंद्र जी प्लीज राजेंद्र बिश जी प्लीज राजेंद्र बिश जी, बीच में ऐसे नहीं बोलेंगे। आप लोग बोल रहे थे, वो बीच में नहीं बोले ना। अभी आप अपनी बारी में काउंटर कीजिएगा। दीपक जी, आपसे भी विनती है, प्लीज सर, पूरा टाइम बेकार जाएगा, उनको सुनिए, बोलिए। हमारी बात से सहमत हो ना हो वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन हमें अपनी बात तो कहने दीजिए। जब आप लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, बोलिए आप जपेंद्र जी, आप बोलिए जी। उत्तर के शिक्षा मंत्री ने पूरी सख्ती के साथ इन चीजों को कंट्रोल करा है।
अब बात आई कि जी ये घोटाला निकल कर आ कैसे गया। घोटाला निकल के आया, अगर सरकार के और विभागीय मंत्री के संज्ञान में चीजें आई और संज्ञान में चीजें आने के बाद उन फाइलों को ओपन करके उनकी जांच पड़ताल के साथ ये सारी चीजें ओपन हुई, आप उस पर बाद में अपना आकलन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री संजीदा नहीं है या इस भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते शिक्षा की पद्धति को बदलने में, जो बहुत पुरानी एक उत्तराखंड की मांग है, जब से राज्य निर्माण हुआ, उत्तराखंड की एजुकेशन पॉलिसी या फीस एक्ट को लेकर जो बहुत सी परेशानियां हमारे प्रदेश के कम से कम 25 लाख स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों को है, सबके ऊपर काम हो रहा है। और भविष्य में बहुत जल्दी आपको नजर आएगा कि इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खुलासे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उनके प्रमाण, उन्हें सजा, किसी को बचाने का प्रयास कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री नहीं करेंगे, ये हम आपसे वादा कर सकते हैं। और रही बात कि ठीक है, संतुष्टि होना ना होना अलग बात है। आज ये घोटाले निकल के आए हैं तो निश्चित तौर पर अब ये घोटाला माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है। हाँ, आप निर्देश दे दिए गए। ठीक है, आगे की बात नहीं पता है। ठीक है, अब राजेंद्र जी से जवाब लेते हैं। ठीक है, राजेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है जोपिन जी, आपकी बात आ गई, जोपिन जी आ गई। और राजेंद्र जी बोलिए, कांग्रेस पार्टी से राजेंद्र जी। मेरा कहना यह है गरीब, हाँ, जो सवाल कुलदीप जी ने उठाए, अगर किसी मंत्री के खिलाफ आय से अधिक का मामला है और सरकार की नीति और नियत साफ है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे, नंबर 1। नंबर 2, अनुमति देने से पहले उसे मंत्रिमंडल से बाहर करे। नंबर 3, मैं कहूंगा, जैसे कुलदीप भाई ने भी कहा और मैंने भी कहा था, मैंने थोड़ा विस्तार पूर्वक नहीं बताया पहले, जितने लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे SC ST छात्रवृत्ति घोटाले में, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। उनमें से कुछ ऐसे थे जो इलेक्शन के समय इधर उधर हो गए थे, सिर्फ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। दीपेंद्र भाई रुक जाओ। दूसरी चीज, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने फीस एक्ट के बारे में, जैसा कुलदीप भाई ने कहा, हम लोगों ने भी आवाज उठाई कि जो 12वीं तक के स्कूल हैं उनमें 20% प्रति वर्ष से भी ज्यादा फीस बढ़ा दी। कोई इसी मंत्री ने उसकी स्वीकृति दी, इसी विभाग ने दी, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा मानना बिल्कुल स्पष्ट है कि चिन्हित करके, चाहे अपनी पार्टी के हों चाहे बाहर के हों, ये भाजपा की अंदरूनी जो खींचतान है उसमें ये कार्रवाई हो रही है। अब चूंकि अगर मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होती है तो भाजपा पे उंगली उठती है, इसलिए जो है कि अधिकारियों के जिम्मे डाल दो। अरे भाई, भाजपा में तो अधिकारी एक कागज पे कभी नहीं लिख सकता बिना, ये भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। और मैं आपसे बताऊंगा, अभी हमारे यहाँ हरिद्वार नगर निगम का जो है घोटाला हुआ, वो भी किसी को टारगेट करके किया गया। अगर डायरेक्ट सिस्टम में है कोई, इनके यहाँ बहुत ज्यादा गुटबाजी है, तो एक गुट के लोग काम कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हो रही। आप कितने सबूत दे दो, कुछ दे दो, कोई कार्रवाई नहीं हो। इस उत्तराखंड में सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई है, इससे भी बड़ा, वो खनन का घोटाला है। अच्छा, आपने कर्नाटक की कंपनी को उत्तराखंड का सारा खनन बेच दिया। उसमें ठीक है, यानी अलग मिलाकर आपको, हाँ, अलग अलग जगहों पर घोटाले हो रहे हैं, लेकिन वो जो जीरो टॉलरेंस वाली बात है वो सिर्फ नहीं, कोई जीरो नहीं है, कोई जीरो है ही नहीं, 100% करप्शन है। 2 जीरो है, 1 डंडा है। ठीक है सर, ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। कुलदीप जी से पहले, जपेंद्र जी, आप अगर हर मेहमान के बाद बोलेंगे तो चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी, प्लीज थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आखिरी प्रतिक्रिया आपसे ले लूंगी। कुलदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जीरो की जगह 100% घोटाला हो गया है, कांग्रेस का कहना है। देखिए, मैं राजनीतिक टिप्पणी पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि राज्य में चीजें दिखाई दे रही हैं, और ये भी, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि दोहरे मापदंड भी दिखाई दे रहे हैं। अगर एक जो यहाँ पे दिखाया, अभी बात हुई, उभर करके आई, मंत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला हुआ,
सामान्य से सामान्य आदमी भी इस बात को समझ लेगा कि भाई एक व्यक्ति जिनका कैरियर क्या रहा, उनका वेतन कितना रहा, मंत्री का विधायक का वेतन कितना होता है और इतनी बड़ी संपत्ति कैसे जुड़ गई, और जब उसको दस्तावेज सौंपे गए तो आवाज उठाने वाला व्यक्ति तड़ीपार हो गया। ठीक है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि इसी राज्य में छात्रवृत्ति घोटाले भी हुए हैं ST SC के। ठीक है, और आज की डेट में हम ये देख रहे हैं कि ये बात जो उभर करके आई है कि समाज के ये अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर के, इसके तार तो सीधे सीधे भारत सरकार से जुड़े हुए हैं, जहां से ये चीज़ें आती हैं। और इन मामलों में आपने देखा होगा कि चीज़ें बड़ी पुख्ता रहती हैं, क्योंकि ये विषय ऐसे हैं जो आपस में सामाजिक सौहार्द को भी टकराव में बदलने का एक अपने आप में वो रखते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा एहतियात बरते जाते हैं, लेकिन इस स्तर पर अगर इस तरह की चीज़ें निकल करके आ रही हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप चीज़ों का क्रेडिट लेते हैं कि आपने कहा कि कोई अच्छा काम हुआ तो हमारी सरकार ने किया, हमारी सरकार के नेतृत्व में ये काम हुआ है, तो अगर इस राज्य में कोई घपले घोटाले हो रहे हैं तो ये नैतिक जिम्मेदारी भी वर्तमान सरकार की ही होगी और ये आपको लेनी भी चाहिए। ठीक है, कुंवर जपेंद्र जी की एक बड़ी अच्छी खूबी है, मैं उनकी इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि वो भाजपा के बड़े शानदार प्रवक्ता हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। सहमत, ये उनकी खूबी है, वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन ये हमारा भी दायित्व है कि हम चीज़ों को किस तरह से रख रहे हैं ताकि जो देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, उसकी समझ में आनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, ठीक है। राजेंद्र बिष्ट जी से जल्दी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद जपेंद्र जी के पास में जाता है। राजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? यूकेडी पर भी वही आरोप लगे दोनों ओर से। ने जो 9 सूत्री हमारी मांग थी प्रदेश के मुद्दों को लेके, उन पे हमने समर्थन भी बीजेपी को दिया था, लेकिन जब वे बीजेपी इन मुद्दों पर खरी नहीं उतरी तो हमने अपना समर्थन वापस लिया। तो निश्चित तौर पे अभी करंट की बात, हमें वर्तमान की बात हमें करनी होगी, जो छात्रवृत्ति घोटाले वाली बात है। और अभी चौधरी जी ने बताया कि किस प्रकार से खनन वाला घोटाला जो है कर्नाटक की कंपनी को उन्होंने यहाँ पे टेंडर, जो 4 जिले के टेंडर दे दिए। तो इसी प्रकार से सारे विषयों को लेकर वही हो रहा है। मुख्यमंत्री जी खुद समाज कल्याण विभाग उनके पास है, और इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री जी धन सिंह रावत जी पे खुद ही आपने देखा होगा कि सहकारी समिति घोटाला, उसको अगर उस पर भी जांच होगी तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा घोटाला, खनन के बाद भी वो घोटाला उसका नंबर होगा। और गणेश जोशी की बात करें तो उनपे आय से अधिक संपत्ति वाली जो बात थी, उसके बाद भी विकेश नेगी जो एडवोकेट थे उनको आप जिला बदर कर देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई आंच नहीं उठती है। तो निश्चित तौर पे सारे बड़े बड़े घोटाले इनके काल में हो रहे हैं और ये जीरो टॉलरेंस की बातें करते हैं। तो पूर्ण रूप से 100% जो भ्रष्टाचार है इनके सिस्टम में हो रहा है। ठीक है, ठीक है। दीपक जी जल्दी से एक छोटी सी, हाँ दीपक जी जल्दी से, फिर जपेंद्र जी के पास जाना है। हाँ, जब तक भ्रष्टाचार के ऊपर कोई अधिकारी कर रहा है, कोई मंत्रालय कर रहा है, विभाग कर रहा है, उससे जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी डिसाइड नहीं होगी, ये समस्या एक उत्तराखंड की बिल्कुल, यानी अधिकारियों पर जो, हाँ ठीक है, अधिकारी जिस विभाग से है उसके मंत्री को पकड़िए आप, तभी जाकर चीजें ठीक हो पाएंगी। जपेंद्र जी देखिए, अधिकारियों वाला बहाना ठीक नहीं हुआ, खेत खा रही है। ठीक है, ठीक है, अब जपेंद्र जी से जवाब लेते हैं, वक्त कम है। हाँ, गरिमा जी, हमने सभी साथियों के वक्तव्यों को सुना और कुलदीप जी, हम ये खुले रूप से आपके सामने एक बात रखना चाहेंगे कि हमने कभी भी गलत चीजों को मैनेज करने का प्रयास नहीं किया और यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी भी है, रीति नीति भी है। राजनीति में शुचिता बहुत आवश्यक है, इस पर बहुत सी चर्चाएं हुई। सामाजिक रूप से राजनीतिक व्यक्ति को पाक साफ होना भी बहुत जरूरी है, ये समाज में चर्चा का विषय रहता है, फिर वो चाहे मंत्री के पद पर हो, विधायक के पद पर हो या अधिकारी हो, क्योंकि हम सब समाज के साथ जुड़े हुए समाज के लिए काम करते हैं। लेकिन सामाजिक रूप से ये एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत विषय है कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहते हुए अगर हमारे ऊपर आरोप लगते हैं, वो आरोप झूठे कितने हैं, सच्चे कितने हैं, वो बाद में साबित होता है। कई बार सबूतों से खिलवाड़ भी होता है, गलत आदमी बच जाता है, सही आदमी दोष सरकार का आदमी सरकार के रहते हुए बच जाए, कैसे संभव है? बात भी हमारा कहना गरिमा जी केवल इतना है कि जो व्यक्तिगत सामाजिक सुचिता राजनीतिक और सामाजिक जीवन में होनी चाहिए, ये जब तक हम
तो पालन उसका नहीं करेंगे तो इस विकासशील भारत को चलिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन देखिए ये आपने बहुत लंबा समय लगेगा। ये आपने व्यक्तिगत रूप से जवाब जरूर दिया हो सकता है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते कहीं ना कहीं सफाई भी देनी पड़ सकती है, क्योंकि सर जब मामले सामने आएंगे तो सवाल उठाएगा विपक्ष, और विपक्ष नहीं जनता भी, बल्कि विपक्ष को भी जनता का ही हम कहते हैं, तो उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और सवाल एक नहीं उठ रहा है। अभी कुलदीप जी ने कहा था जतिन जी आपसे कि चीजें अब दिख रही हैं प्रदेश में, और वो जब तक दिखेंगी तब तक पूछा जाएगा। ठीक है, उम्मीद यही है कि इन घोटालों के जिम्मेदार लोगों पर एक्शन होगा, और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी जिम्मेदार होंगे उन्हें जरूर पकड़ा जाएगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आज हम चर्चा कर रहे थे छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर। एक तरफ सरकार है जो ये कह रही है कि देखिए अब घोटाले सामने आते हैं, और मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर निर्देश दे दिया गया है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा जांच के बाद उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष अलग आरोप लगा रहा है। उसका कहना है कि 0 टॉलरेंस नहीं बल्कि 100% करप्शन फैल चुका है प्रदेश में। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।